आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश ऑपरेशन मसूद अजहर। कांधार हाईजैकिंग के बाद हिंदुस्तान में तबाही का नया साजिश रचने वाला अब आज़ाद हो चुका था। 31 दिसंबर 1999 को कांधार पहुंचने के बाद मसूद अजहर और उमर शेख सीधे मुल्ला उमर और अलकायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन से मिलने जाते हैं। वहां से सभी 31 जनवरी 2000 को पाकिस्तान चले गए, यानी कांधार पहुंचने के ठीक एक महीने बाद। वहां कराची में एक मस्जिद में 1000 हथियारबंद आतंकवादियों के बीच मसूद ने जैश ए मोहम्मद के गठन का ऐलान किया। आतंक का मौला मसूद इतनी मासूमियत से रॉ और दूसरी खुफिया एजेंसियों के सामने पेश हुआ कि उन्हें लगा ही नहीं कि इतना बड़ा आतंकवादी है। नतीजा ये हुआ कि कश्मीर में खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट ये कहकर बंद कर दी कि कश्मीर में किसी भी आतंकवादी घटना में मसूद अजहर शामिल नहीं है। पर पाकिस्तान को पता था कि मसूद अजहर किस मंसूबे से हिंदुस्तान गया है। उसके लिए ये जरूरी था कि किसी तरह वो जेल से बाहर निकले। लिहाजा मसूद अजहर को छुड़ाने की कोशिशें पाकिस्तान में तेज हो गई। पहली कोशिश पाकिस्तान पंजाब के बहावलपुर में एक हेडमास्टर के घर मसूद अजहर का जन्म 10 जुलाई 1968 को हुआ था। मसूद अपने 11 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर था। पढ़ने लिखने में सही। जब वो 8वीं जमात में पढ़ता था तभी उसके वालिद के एक दोस्त उसे कराची के जामिया उलूम उल इस्लामिया में पढ़ाने के लिए ले गए। वहाँ वो ऊंची तालीम हासिल करने की जगह आतंक की किताब पढ़ने लगा। वहीं पर मसूद हरकतुल मुजाहिदीन यानी हम के संपर्क में आया। हम वो आतंकवादी संगठन था जो उस वक्त अफगानिस्तान में सक्रिय था। 1980 के दशक के आखिर तक मसूद अजहर पर आतंक का जहर पड़ चुका था। तब तक सोवियत संघ और अफगानिस्तान का युद्ध चरम पर था। मसूद ने तरबियत यानी आतंक की ट्रेनिंग के लिए अफगानिस्तान का रुख किया। ट्रेनिंग लेकर वो पाकिस्तान लौट आया। 1992 तक मसूद अजहर पाकिस्तान में ही आतंक का जहर फैलाने के लिए चंदा इकट्ठा करता था ताकि वो अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों की मदद कर सके। इसी के बाद हरकतुल मुजाहिदीन का सरगना खलील उससे इतना प्रभावित हुआ कि मसूद को विदेशी दौरे पर भेजना शुरू कर दिया। सबसे पहले मसूद हज की यात्रा पर सऊदी अरब गया और कुछ ही दिनों में वहाँ 3 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। इसके बाद वो अफ्रीकी देश जाम्बिया गया। वहाँ उसने 1 महीने में ही 22 लाख रुपए जुटाए। इसके बाद वो ब्रिटेन पहुंचा। बर्मिंघम, नॉटिंघम, लेस्टरशायर और लंदन में आतंकी सोच वाले नौजवानों के साथ बैठकें की। उसके जहर बुझे भाषण आतंक और नफरत बढ़ाने में घी का काम कर रहे थे। जल्दी उसके आकाओं को लग गया कि मसूद कोई साधारण आतंकवादी नहीं है, बल्कि आतंक की नई खेप तैयार करने में इससे भरपूर मदद मिलेगी। 1994 में उसे कश्मीर में जाकर मुजाहिदीन का हौसला बढ़ाने को कहा गया। तब मसूद अजहर एक पुर्तगाली पासपोर्ट पर ढाका पहुंचा और वहां से दिल्ली, फिर दिल्ली से श्रीनगर। तब तक घाटी में आतंक की आग सुलगने लगी थी। मसूद अजहर को लग गया कि हालात ऐसे बन रहे हैं जिसमें आतंक फैलाने का उसका मंसूबा पूरा हो सकता है। अब वो मस्जिदों का इस्तेमाल आतंक के गढ़ के रूप में करना चाहता था। घाटी में रहने के दौरान ही 1994 में एक रोज जुमे के दिन एक आतंकवादी सज्जाद के साथ वो जामा मस्जिद के लिए निकला। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। इसी के बाद दोनों ऑटो रिक्शा से जा रहे थे कि तभी सेना के जवानों ने दोनों को पकड़ लिया। सेना को लगा कि सैकड़ों गुमराह नौजवानों की तरह ये भी कोई मामूली आतंकवादी है। आतंक का मौलाना मसूद अजहर 1994 में गिरफ्तार होने से पहले घाटी में AK-47 लहरा चुका था। लेकिन सच तो यह है कि उसका आतंकी दिमाग AK-47 से निकलने वाली गोलियों से भी ज्यादा तेज चलता था। जब उसे जेल भेजा गया तो उसने अपनी जुबान बंद कर ली। वो खुद को एक पत्रकार के रूप में पेश कर रहा था, जबकि पाकिस्तानी हुक्मरानों की हलक सूखी हुई थी कि पता नहीं मसूद अजहर की गिरफ्तारी पाकिस्तान की कौन कौन सी पोल पट्टी खोल दे। मसूद इतनी मासूमियत से रॉ और दूसरी खुफिया एजेंसियों के सामने पेश हुआ कि उन्हें लगा ही नहीं कि इतना बड़ा आतंकवादी है।
नतीजा ये हुआ कि कश्मीर में खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट ये कहकर बंद कर दी कि कश्मीर में किसी भी आतंकवादी घटना में मसूद अजहर शामिल नहीं है। पर पाकिस्तान को पता था कि मसूद अजहर किस मंसूबे से हिंदुस्तान गया है। उसके लिए यह जरूरी था कि किसी तरह वो जेल से बाहर निकले। लिहाजा मसूद अजहर को छुड़ाने की कोशिशें पाकिस्तान में तेज हो गई। पहली कोशिश में जून 1994 में हरकतुल अंसार ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को तब अगवा कर लिया जब वो पहलगाम के पास घूम रहे थे। उनकी रिहाई के बदले में अपहरणकर्ताओं ने मसूद अजहर की रिहाई की मांग रखी, लेकिन आतंकियों की यह साजिश नाकाम रही। अगली बार उमर शेख को आईएसआई ने भारत भेजा। उमर शेख जैश का वही आतंकवादी था जिसने वॉल स्ट्रीट के पत्रकार डैनियल पल का अपहरण और फिर हत्या की थी। ब्रिटेन में जन्मा और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ा लिखा उमर शेख ने एक अमेरिकी और 3 ब्रिटिश नागरिकों को दोस्त बनाया। फिर झांसा देकर दिल्ली के बाहरी इलाके में उन्हें बंधक बना लिया, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उनको पकड़ लिया। पाकिस्तान अब भी मसूद को बचाने की योजना बनाता रहा। 1995 में हरकतुल अंसार की एक शाखा अल फरान ने 5 विदेशी सैलानियों को अगवा किया। इस बार भी यही मांग थी कि मसूद अजहर को रिहा करो। हद तो तब हो गई जब पाकिस्तानी उच्चायोग की तरफ से उसकी रिहाई की सिफारिश इस आधार पर की गई कि वो एक पत्रकार है। अब खुफिया एजेंसियों को यह समझ आने लगा कि ये कोई मामूली आतंकवादी होता तो इसे बचाने के लिए पाकिस्तान से इतनी खतरनाक कोशिशें नहीं होती। तभी जून 1999 में जम्मू के कोट भलवल जेल में सज्जाद अफगानी और दूसरे आतंकवादियों ने सुरंग खोदा। उसी सुरंग के रास्ते मसूद अजहर को भी भागना था, लेकिन सुरंग में 6 फीट जाने के बाद ही मसूद वापस लौट गया, क्योंकि उसे लगा कि सुरंग उसके मोटे और थुलथुले शरीर के लिहाज से काफी संकरी है। सज्जाद पुलिस फायरिंग में मारा गया। इस हादसे के बाद आईएसआई डर गई कि कहीं मसूद अजहर भी मारा न जाए। इसी के बाद मसूद के आतंकियों, पाकिस्तानी आकाओं, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ने मिलकर आतंक की साजिश का ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 फंस गया। 6 साल में यह आखिरी प्लान था जो कामयाब रहा और आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर रिहा हो गया। रिहाई के फौरन बाद मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ फिर से जंग शुरू कर दी। 28 जून 2000 को जम्मू कश्मीर सचिवालय की इमारत पर जैश के आतंकियों ने हमला किया। अक्टूबर 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा पर जैश के 3 आत्मघाती हमलावरों ने हमला बोला। इसमें 35 लोग मारे गए। 2001 में ही 13 दिसंबर को संसद भवन पर जैश के आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। 24 सितंबर 2002 में गांधीनगर स्थित अक्षरधाम में सेना की वर्दी पहने जैश के 2 हथियारबंद आतंकवादी दाखिल हुए और ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के 2 जवानों समेत 33 लोग मारे गए, जबकि 81 घायल हुए। अयोध्या और वाराणसी में भी आतंकी हमलों को जैश के आतंकवादियों ने ही अंजाम दिया। और सबसे ताजा घाव जो मसूद अजहर ने दिया वो पठानकोट पर हुआ हमला है, जिसमें 7 जवान शहीद हो गए। मौलाना मसूद अजहर आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। जैश के बैनर तले बहावलपुर में बैठकर हर वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ नई नई साजिशें बुनता है। पठानकोट हमले के बाद भारत के सख्त रुख को देखते हुए यह खबर आई थी कि उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर यह खबर सच नहीं निकला। मौलाना मसूद अजहर समेत भारत को जख्म देने वाले जितने भी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन हैं, वो सब पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। 1993 का मुंबई धमाका वो पहला ऐसा आतंकी हमला था जिसने पाकिस्तान को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया था। उसके बाद से तो पिछले 23 सालों में यह सिलसिला ही चल पड़ा। न जाने हिंदुस्तान के कितने शहर जख्मी और छलनी हो गए, पर पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान आने वाला आतंक बंद नहीं हुआ। हिंदुस्तान को आतंक का सबसे बड़ा और पहला जख्म 1993 में लहूलुहान मुंबई की शक्ल में मिला। पूरे मुंबई को धमाकों से दहला देने वाला चेहरा तभी आम हो चुका था, पर दाऊद इब्राहिम तब तक चुपके से भाग चुका था और फिर जाकर
बस गया उसी आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में। 13 दिसंबर 2001 को पहली बार आतंक संसद की दहलीज तक पहुंच गया था। आतंकवादियों को संसद भवन तक पहुंचाया था जैश के उसी मुखिया मौलाना मसूद अजहर ने, जो कांधार हाईजैकिंग में सौदेबाजी के बाद रिहा हो गया था। और रिहाई के बाद वो भी सीधे जा पहुंचा उसी आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में। 26/11 को मुंबई के जख्मी सीने को फिर से छलनी किया गया था। गोलियां मुंबई में चल रही थी, पर ट्रिगर दबाने का इशारा पाकिस्तान से हो रहा था, और इशारा कर रहा था लश्कर का चीफ हाफिज सईद। $10 मिलियन इनामी आतंकवादी, ये भी कहीं और नहीं बल्कि वहीं पनाह लिए हुए आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में। अमेरिका पर हमले कर इसने तो पूरी दुनिया को ही दहला दिया था। अलकायदा का मुखिया था। पूरे 10 साल तक अमेरिका इसकी तलाश में दुनिया भर की खाक छानती रही, पर आखिर में ये भी मिला उसी आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में, और वहीं मारा गया। पठानकोट तो सबसे ताजा मिसाल है। आतंक की उसी जन्नत से आतंकवादी आए थे। हमले से पहले बाकायदा पाकिस्तान फोन किया, अपनी खैरियत बताई, फिर जरूरी हुक्म लिया। इधर ये हुक्म ले रहे थे, उधर आतंक की जन्नत यानी पाकिस्तान में बैठे मौलाना मसूद अजहर के कमांडर इन्हें खून खराबे का ऑर्डर दे रहे थे। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के वो तमाम नक्शे मौजूद हैं जहां आतंक की फैक्ट्री चलती है, जहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप है। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को तो पाकिस्तान में कभी छुपने की भी नौबत नहीं आई। खुल्लम खुल्ला घूमते हैं ये आतंक की जन्नत। हिंदुस्तान के साथ साथ अगर आतंक की इस जन्नत में रहने वाले आतंकवादियों से सबसे ज्यादा कोई खून के आंसू रो रहा है तो वो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान से भागकर गए तालिबान को भी कहीं और नहीं बल्कि आतंक की इसी जन्नत में ही आसरा मिला। दरअसल पाकिस्तानी फौज में शुरू से ही एक धड़ा कट्टर इस्लामिक संगठनों का समर्थक रहा है, जिसे ISI की भी हमेशा भरपूर मदद मिलती रही है। पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भी इनकी काफी मजबूत पकड़ है। यही कट्टर धार्मिक संगठन इस्लाम और जिहाद के नाम पर आतंक की फसल तैयार करते हैं, और इन्होंने ही पाकिस्तान को आतंक की जन्नत बना दिया आज तक। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।